मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम फलनों के प्रकार टाइप्स ऑफ फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे ये हमने जाना हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर फंक्शनों का प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना भी हमने सीखा हुआ था, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में पहला फलन हमारा है तत्समक फलन, और इनको ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है। तत्समक फलन, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, ठीक। तो डेफिनेशन पाएंगे एफ मैपिंग आर टू आर। तो देखिए, कोई भी फंक्शन अगर होता है तो उसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थात उस फलन का प्रांत भी रियल नंबर है और सहप्रांत भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। मैं एफ एक्स इक्वल एक्स एक तत्समक फलन है। एक क्या है, तत्समक फलन है, ठीक। जहां ये जो एक्स एलिमेंट है इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, आर है, ठीक है। अगर एक्स एलिमेंट एक रियल नंबर है तो फंक्शन में एक्स क्या वैल्यू दे रहा है, एक्स ही दे रहा। देखिए, एफ जीरो इक्वल भी क्या होगा, जीरो। एफ वन इक्वल भी क्या होगा, वन। एफ टू इक्वल भी क्या होगा, टू। एफ माइनस वन इक्वल भी क्या होगा, माइनस वन। एफ माइनस टू इक्वल भी क्या होगा, माइनस टू। एफ 3.9 इक्वल भी क्या होगा, 3.9 होगा। अर्थात प्रांत के उसी अवयव का जो फंक्शनल वैल्यू है वही अवयव है, अर्थात प्रांत के उसी अवयव का प्रतिबिंब वही अवयव बनेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी भी फंक्शन में होगा कि प्रांत के किसी भी अवयव का यदि सहप्रांत में वही अवयव प्रतिबिंब बन जाए तो ऐसा फलन मेरा क्या बनेगा, तत्समक फलन बनेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसको ग्राफ के द्वारा अगर निरूपित करेंगे तो ध्यान से देखेंगे होगा क्या। ये मेरा x हो गया, ये y एक्सिस होता है, और y इक्वल आपने पढ़ा होगा कि y इक्वल क्या होता है, fx होता है। तो fx की जो वैल्यू है वही तो y एक्स है, y है। तो इसका नाम y एक्सिस किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पर fx किससे इंडिकेट होगा। ये पॉइंट क्या हो गया, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। अब वैल्यू निकालेंगे तो f0 की वैल्यू 0, F1 की वैल्यू 1, F2 की वैल्यू 2, F3 की वैल्यू 3 होगी। ऊपर को ये F3 की वैल्यू 3 ही जाएगी, उसी अवयव का प्रतिबिंब वही अवयव। F माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, -1। देखिए, F माइनस टू की वैल्यू -2, F3.9 की वैल्यू 3.9 ही होगी, ठीक है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए चलेंगे तो आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कहां से होती हुई जाएगी, इसके ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु से जाएगी और प्रथम चतुर्थांश में होगी तथा तीसरे चतुर्थांश में होगी। तो इसका जो ग्राफ है हमेशा एक फिक्स ग्राफ बनेगा, किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा मूल बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा होगी जो पहले चतुर्थांश तथा तीसरे चतुर्थांश में जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या, कौन सा फंक्शन है, तत्समक फलन है। तो इसको नोट करेंगे, ठीक है। इतना पोर्शन आपने नोट करना है, डेफिनेशन एंड इसका ग्राफ, क्योंकि कुछ जगहों पर हमारे ग्राफ फिक्स हैं, ठीक। चलिए, तो तत्समक फलन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फंक्शन नंबर सेकंड, जो है हमारा अचर फलन। दूसरा फलन है अचर फलन। अचर फलन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा कांस्टेंट फंक्शन की चर्चा करेंगे। तो एफ मैपिंग आर टू आर में एफ एक्स इक्वल सी, एफ एक्स इक्वल सी कैसा फलन होगा, एक अचर फलन है, एक अचर फलन है, ठीक। जहां एक्स एलिमेंट किसका होगा, एक रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हमारा एक्स हो सकता है, तथा जो सी है, सी हमारा अचर है। अचर का मतलब हुआ एक कांस्टेंट वैल्यू है,
कांस्टेंट वैल्यू, अर्थात जो c आएगा वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन बना, ये फंक्शन मेरा कैसा फलन बन गया, एक अचर फलन। तो अचर फलन में क्या होगा कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक फिक्स वैल्यू क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगी। अर्थात आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे तो उसका एक फिक्स प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात एक बार दिखाते हैं, जैसे मैंने लिखा f(x) इक्वल माना 4 रख दिया, तो अब आप रखते रहिए f(0) इक्वल क्या होगा 4, f(1) इक्वल क्या होगा 4, f(2.2) इक्वल भी क्या होगा 4, f-1 इक्वल भी क्या होगा 4। देखिए f-2 इक्वल भी क्या हो जाएगा 4 ही होगा। कोई भी रियल नंबर हम रख रहे हैं तो उसकी जो फंक्शन में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब एक फिक्स वैल्यू, उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब f(x) इक्वल c है तो यहाँ पर 4 की जगह पर सब जगह पर क्या आ जाएगा c, 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 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा c और c हो गया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफी निरूपण अगर करेंगे तो ये हम अगर अब ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ये x एक्सेस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y, ये क्या हो गया f(x) हो गया, नीचे को f डैश x माइनस वाला हो गया, 0 हो गया, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 -1 -2 -3। ग्राफ बनाना सबको आता है ना, क्लास 10 तक सीखे हैं। तो f(0) की वैल्यू c आई, अर्थात हमने x का मान क्या रखा 0 रखा, तो उसका फंक्शन में वैल्यू क्या आई 0। तो 0 पर अब c को हम कहीं पर ले लेते हैं, कोई दूरी ले लेते हैं, c यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पर हमारा c है। अब जरूरी नहीं है कि c यहाँ हो, c ऊपर भी हो सकता है, c इस 0 से नीचे भी हो सकता है, c तो प्लस माइनस कुछ भी है, कोई भी एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है वो। जो c की वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी होगी। प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, 0 होगा तो यहीं पर रहेगा, और माइनस होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा c। ठीक है, अब कहीं भी हो सकता है। ठीक है, c समझ गए, f(0) इक्वल c। ठीक, f(1) इक्वल c, 1 पर भी c आ गया, f(2.2) इक्वल 2.2 इक्वल c। अगर मैं f(3) निकालूंगा तो गैस कीजिए वैल्यू क्या होगी, c ही होगी। f-1 पर वैल्यू भी क्या होगी, c होगी। f-2 पर वैल्यू भी क्या होगी, c होगी। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए चलूंगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो जहां पर भी आप अचर फलन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के समांतर क्या आएगी, एक रेखा आएगी। और वो जो x एक्सिस के समांतर रेखा है वो या तो x एक्सिस से ऊपर होगी या x एक्सिस से नीचे होगी या खुद ब खुद x एक्सिस होगी। अगर मैं कह दूं f(x) इक्वल 0 कह दूं तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस वाली ही रेखा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अचर फलन की परिभाषा और उसका क्या हो गया, एक ग्राफी निरूपण हो गया। ठीक है, तो इसको भी नोट करते रहना है। ठीक, तो हमारे 2 टाइप के फंक्शन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं टाइप नंबर 3, इसको हम कहते हैं बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब ये बहुपदीय फलन हुआ क्या, अब इस पर हम थोड़ा सा डेफिनेशन लेंगे। ठीक, तो समझेंगे। f मैपिंग R टू R में f(x) इक्वल, अब ध्यान देंगे आपने क्लास 9 तक का बहुपद पढ़े हुए हैं, तो बहुपद हम कहते किसे हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए ax³ + bx² + cx + c, ये एक बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। हम लिखते हैं ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है। अब हम लिखेंगे ax + b, ये हमारा रैखिक बहुपद है। इसके अलावा ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx + e, ये हमारा 4 घात का बहुपद है कि नहीं। तो आपने बचपन में जहाँ पर पढ़ा हुआ था, 9th क्लास में था,
वहाँ पर आपने बहुपद की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि बहुपद और अचर राशियों से मिलकर बनने वाले ऐसे पद होते हैं जिनमें प्रत्येक चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात होल नंबर होता है। ये जो पावर होती है ना चर राशियों की, ये एक्स की पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, एक्स की पावर या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी ना। तो ऐसे टर्म हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हमने क्या बना दिया, एक बहुपदी फलन बना दिया। ठीक है, तो बहुपदी फलन बनाएंगे तो तरीका सेम है, बट हम यहाँ पर बहुत बड़े बहुपद की बात भी करेंगे। इसमें सारे के सारे बहुपद आ जाएंगे। ये तो हमारा रैखिक हो गया, ये 2 घात का, ये 3 घात का, ये 4 घात का, इससे बड़ा 5 घात का भी हो सकता है, 6 घात, 100 घात, 1000 घात का बहुपद भी हो सकता है नहीं। तो हम एक n घात का बहुपद बनाएंगे। मैं fx इक्वल a0 x की पावर n, इसको आप a नॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक टर्म है, जैसे ABC हम लिख रहे हैं, तो ABCD कम पड़ जाएंगे जेड तक का, वो तो 26 ही होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ना, तो इसलिए कम न पड़े, इसके लिए हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, a0 से, प्लस a1 x की पावर n-1। देखिए घात क्या हो रही है, ये a x की घात 3 है, अगले टर्म में घात क्या हो गई, 1 घट गई, तो घट गई। फिर अगले वाले टर्म में क्या आया, a2, फिर पावर घट गई, n-2 हो गया, प्लस डैश 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 कहाँ तक गया, an तक गया ना। एक क्या है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। ठीक है, जहां n जो है क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। n जो होगा एक होल नंबर होगा, समझ में आ गया। पूर्ण संख्या अर्थात n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। कहीं पर भी ये n की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होगी, n-1 की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होगी, n-2 की वैल्यू भी 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक हो गया। तथा अब आते हैं यहाँ पर a0, a1, a2, ये क्या है, a0, a1, a2, डैश कहाँ तक गया हुआ है, an, क्या है, अचर राशियां हैं, अचर हैं। ठीक है, अरे जैसे आप लिखते हो ना ax³ + bx² + cx bx + c, तो ये जो a b c होता है ना, a b c और d, सॉरी c और d, ये जो a b c और d हैं, ये हमारे हैं क्या, a b c d, a b c d e, ये क्या है, अचर होते हैं, क्योंकि x जो है इसमें चर है और a b c d ये क्या होंगे, अचर होंगे। तो इसका मतलब जो गुणांक हैं, कॉफिशिएंट होते हैं ना, a0, a1, a2, ये हमारे उसके क्या हैं, कॉफिशिएंट, इट मीन्स गुणांक हैं। तो जितने भी हमारे गुणांक होंगे यहाँ पर, चर राशियों के जितने भी गुणांक होंगे, वो सब क्या होंगे, एक अचर राशि होगी। ठीक है, तो ये हमारा कैसा फंक्शन बन गया, एक बहुपदीय फलन बन गया। ठीक है, अब आप इसको 100 घात का बहुपद भी बना सकते हो। देखिए a0 x की पावर 100, अरे ऐसे fx इक्वल a0 x की पावर 100 धन a1 x की पावर 99 धन a2 x की पावर 98, जाएगा ना। लास्ट में क्या हो जाएगा, an लिख देंगे, या a 100 तक जाएगा, या जो भी जाएगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं fx इक्वल a0 x² प्लस a1x प्लस a2 हो गया ना, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब मैंने लिखा fx इक्वल, अगर मैं 3 घात का बनाऊंगा तो a0 x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 हो गया। ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिघात हो गया। ये देखिए जो भी यहाँ पर पावर में n है वो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, और a0, a1, a2 और a3 क्या है, हमारे अचर राशियां हैं। क्लियर। तो ये हमारा कैसा फंक्शन होगा, एक बहुपदीय फलन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और सीखते हैं। ठीक, जैसे हाँ एक चीज और दिखा रहा हूँ, fx इक्वल मैंने लिख दिया 2x² प्लस 3x माइनस 1। ये कैसा बहुपद है, नहीं कैसा फंक्शन है, कि बहुपदीय फलन है। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इस फॉर्म से मैच कर रहा है। अगर मैंने लिखा fx इक्वल x², ये भी कैसा फलन है, एक बहुपदीय फलन है। क्यों, क्योंकि x की जो पावर है एक पूर्ण संख्या है। अगर मैं लिख दूं x इक्वल x की पावर 1/2, तो ये एक बहुपदीय फलन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है।
क्लियर? ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसमें एक नई चीज और सीखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसलिए या चूंकि लिख देते हैं। हाँ, देखिए ये जो बहुपदी फलन है इसका प्रांत क्या होगा, थोड़ा सा अब यहाँ पर प्रांत और परिसर निकालना भी सीखते हैं, ठीक है। बहुपदीय फलन का जो प्रांत होगा, का प्रांत हमेशा, देखो प्रांत क्या होता है, देखो y इक्वल हम fx लिखते हैं ना, एक फंक्शन है नहीं, तो ये जो y की वैल्यू है वो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस वन, इस कैलकुलेशन से y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। x क्या होता है, फलन का प्रांत होता है, x जो होता है वो फलन का क्या हुआ, प्रांत, और y जो हुआ फलन का क्या हुआ, परिसर हुआ। तो फलन का प्रांत क्या होगा कि फलन का प्रांत इस x का एक ऐसा मान होगा जिस पर यह फलन हमेशा क्या हो, वास्तविक फलन हो। देखिए यहाँ पर हम जो भी फंक्शन की बात कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, अर्थात वास्तविक फलन, ठीक है। तो इस फंक्शन का प्रांत x का एक ऐसा मान होगा, देखिए x है ना, इस x का या इस x का, जो भी x लोगे ये दोनों एक ही हैं, इस x का एक ऐसा मान होगा जिस पर यह फंक्शन हमेशा क्या मान दे, एक वास्तविक मान दे, ठीक है। तो x का ऐसा कौन सा मान रखा है जिस पर यह फंक्शन हमेशा रियल हो, ठीक है। तो इसका मतलब फलन का प्रांत क्या होगा, बराबर क्या होगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इट मींस r होगी। रियल नंबर को हम किससे दिखाते हैं, वास्तविक संख्या को r से। तो इसका मतलब x की कोई भी एक रियल वैल्यू रखोगे तो हमेशा ये एक रियल नंबर आएगा, कभी भी अवास्तविक बनेगा ये नहीं बनेगा। इमेजिनरी वैल्यू कभी भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि x रियल है तो उसकी कोई भी पावर निकालोगे तो रियल होगा, उसको किसी भी रियल कोफिशिएंट या रियल अचर से गुणा करोगे तो रियल आएगा। ऐसे ये भी रियल, लास्ट भी रियल। अब रियल नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, है नहीं। तो इसलिए बहुपदी फलन का प्रांत हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बहुपदी फलन का परिसर, बहुपदी फलन का क्या, परिसर, ठीक है। परिसर क्या होगा, जो fx की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये एक रियल नंबर हमने पहले बताया था, ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर। तो सारे के सारे रियल नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी रियल नंबर का योग आएगा। तो रियल नंबर का योग क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब इस फलन f का परिसर बराबर भी क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या, इट मीन्स रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नोट रखना है कि किसी भी बहुपदी फलन का जो प्रांत होगा हमेशा एक रियल नंबर होगा, और बहुपदी फलन का जो परिसर होगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। अब इसके ग्राफ के लिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए fx इक्वल 2x प्लस 3 अगर मैंने एक बहुपदी फलन लिखा, fx इक्वल एक्स स्क्वायर एक बहुपदी फलन लिखा, fx इक्वल 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 लिखा, तो इन तीनों फंक्शनों का ग्राफ अलग अलग जाएगा। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसका ग्राफ एक परवलयाकार जाएगा, इसका ग्राफ कोई भी एक वक्र हो सकता है। तो इसलिए बहुपदी फलन का जो ग्राफ है ये कहीं पर भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नोट कर सकते हैं इसको, कितने फलन हो गए, 3 फलन, ठीक। अब आते हैं फलन नंबर चौथा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फलन है, क्योंकि ये फलनों की जो डेफिनेशन है ना, ये आपको फंक्शन में प्रांत और परिसर निकालने में बहुत काम करेंगी, बहुत काम की चीजें हैं। तो चौथा है परिमेय फलन, परिमेय फलन, इसको हम कहते हैं रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है। अब रेशनल फंक्शन हमारा होता क्या है, पहले इस पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन हुआ क्या, आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, पढ़ा था कहीं लास्ट क्लासेस में। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में लिखते हैं। बट हम फंक्शन की पर चल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, f मैपिंग r टू r में, ठीक है। f मैपिंग r टू r में fx इक्वल px अपॉन qx, px अपॉन qx एक कैसा फलन होगा, परिमेय फलन होगा, एक परिमेय फलन है, ठीक है।
जहां पर QX नेवर इक्वल टू 0 होगा, अर्थात जो बट्टे में वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ गया तो पूरे का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए अपॉन की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तथा अब जैसे आपने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 कहते हो, तथा P और Q क्या है हमारे, आपने पढ़ा होगा इंटीजर होते हैं अर्थात पूर्णांक होते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैंने PX अपॉन QX लिखा है। तो PX तथा QX क्या है उनका डिस्कशन देते हैं। ठीक है। तथा PX तथा QX क्या है, बहुपदीय फलन है। क्या है, बहुपदीय फलन है। ठीक है। तो आपको कहीं पर भी अगर इस प्रकार का फंक्शन दिखेगा जो PX अपॉन QX फॉर्म में होगा और अपॉन में वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और PX और QX बहुपदीय फलन होंगे, तो ऐसा फंक्शन जो भी इस फॉर्म में होगा वो हमेशा कैसा फंक्शन कहलाएगा, एक रेशनल फंक्शन अर्थात परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं fx इक्वल 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2, ये एक रेशनल फंक्शन है जहां x डज नॉट इक्वल -2 है। क्यों? क्योंकि अपॉन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x प्लस 2 डज नॉट इक्वल 0 होगा ना। अगर x प्लस 2 0 के बराबर नहीं है तो इट मीन्स x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, -2 के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू को -2 रखोगे तो अपॉन में 0 बन जाएगा। तो इसलिए रेशनल फंक्शन में हमेशा आगे से इस फॉर्म में आपको वैल्यू दी होंगी, क्योंकि x डज नॉट इक्वल -2 होने का मतलब अपॉन की वैल्यू कभी भी 0 अब नहीं हो सकती है। ठीक है। तो इस फॉर्मेट का फंक्शन क्या हो गया, मेरा रेशनल फंक्शन हो गया। क्लियर? बहुत सारे, जैसे हम लिख दें fx इक्वल 1 अपॉन x लिख दिया, ये भी मेरा एक रेशनल फंक्शन है। तो जहां पर x डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है, अर्थात अपॉन की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब आप बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ऊपर तो हमारा 1 है, अरे px की वैल्यू 1 है, अरे 1 भी तो हमारा एक बहुपदी फलन है। क्यों? 1 एक कैसा बहुपदी फलन है? अरे ये मैंने लिखा ना px इक्वल 1 है, तो 1 भी तो एक बहुपदी फलन है। कैसे? x टू दी पावर ऑफ 0। अरे शून्य घात का बहुपदी फलन है, क्योंकि जितने भी अचर संख्याएं होती हैं वे सब हमारे शून्य घात के क्या होते हैं, बहुपदी फलन बनाते हैं। क्लियर है? तो इस फॉर्मेट के जो भी फंक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, परिमेय फलन होंगे। ठीक है। अब पीछे हमने पढ़ा था जो ग्राफ होता है, अब चूंकि px और qx बहुपदी फलन है, जब px और qx के ग्राफ के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का वक्र आ सकता है, तो इसका मतलब px और qx को जब डिवाइड करोगे तो उसके ग्राफ के बारे में कुछ कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो किसी भी प्रकार का एक वक्र हमको प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए परिमेय फलन का ग्राफ भी हमारा यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। ठीक है। ये किसी भी प्रकार का हमारा निकल सकता है। ठीक, तो इसको भी आपने नोट करना है। ठीक, अब अगला आते हैं, परिमेय फलन के बाद वेरी इंपॉर्टेंट फलन है, पांचवा है मापांक फलन। हाँ, मापांक फलन, ठीक लिखा। ठीक, मापांक फलन को हम कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। MODULUS, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, अब ये मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, तो पहले इस पर डिस्कशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। आपने देखा होगा मॉड नाम सुना है कहीं पर? हाँ, वही मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक, तो देखते हैं कैसे वैल्यू देता है। एफ मैपिंग R टू R में, एफ मैपिंग R टू R में एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। एफ मैपिंग R टू R में एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। मॉड समझ तो कैसे लिखा मैंने, दो डंडों के बीच में एक्स लिखा है। एक क्या है, मापांक फलन है, मापांक फलन है जहां, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स कैसे इंडिकेट होगा, मॉड ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, प्लस एक्स। यदि x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स यदि x इज लेस देन क्या है, 0 है।
तो इसका मतलब हम मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये मॉड ऑफ एक्स है। हाँ, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, दो तरीके से मान निकलेंगे। मॉड ऑफ एक्स का मान प्लस एक्स करके निकलेगा। कब निकलेगा प्लस एक्स करके, जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तब प्लस एक्स करके निकलेगा। अगर एक्स का मान नेगेटिव है अर्थात 0 से छोटा है तब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस एक्स करके निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फलन होगा वो मेरा एक मापांक फलन होगा। ठीक है, आइए अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मॉड फंक्शन। ठीक है, तो f2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल क्या होगा मॉड ऑफ 2 इक्वल, अब यहाँ पर बताइए x क्या है, अरे 0 से बड़ा है। अरे ये जो 2 है वो 0 से क्या है, बड़ा है। देखिए बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 0 है। अब 2 जो है 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू कैसे निकल रही है, प्लस एक्स, तो इट मीन्स प्लस 2 हो गई। ठीक हो गया। अगर सपोज दैट मैं f माइनस 2 की वैल्यू निकालूंगा, इक्वल क्या होगा मॉड ऑफ माइनस 2 हो गया। ये x का मान क्या है, अरे x की वैल्यू क्या रखी मैंने, माइनस 2 रखी, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 2। अब जो माइनस 2 है वो मेरे 0 से क्या है, क्योंकि x जो है 0 से छोटा है, तो इट मीन्स जो मैंने x यहाँ पर माइनस 2 रखा वो 0 से छोटा हो गया। ये माइनस 2 0 से क्या है, छोटा है, तो इसकी वैल्यू किससे निकलेगी, माइनस ऑफ x से। इक्वल क्या हो गया माइनस ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस 2 रखी मैंने, तो माइनस 2 इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बड़ा एक मज़ेदार फंक्शन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन क्यों बना, क्योंकि हमको बहुत सारी मैथमेटिक्स में ऐसी इकाइयाँ हैं, जैसे आपको कहीं पर लंबाई निकालनी है, समय निकालना है नहीं, द्रव्यमान निकालना है, तो वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी हमारी क्या होती है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट करते करते वो नेगेटिव आ जाती है, तो नेगेटिव को हमको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम कौन सा लिया, मापांक फलन, अर्थात केवल माप का अंक लेना है नहीं। अब माप का अंक लेना है तो उसके लिए एक फंक्शन बन गया ना। तो उस फंक्शन में क्या हुआ, पॉजिटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और नेगेटिव की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर मैं कहूँ f4 की वैल्यू क्या होगी, 4, अरे f4 इक्वल क्या होगा, मॉड ऑफ 4 इक्वल 4 हो गया। f माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ माइनस 4। अब माइनस 4 जो है वो 0 से छोटा है, देखिए माइनस 4 इज लेस देन क्या है, 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसमें मॉड फंक्शन का मान किससे निकलेगा, x से छोटा है तो माइनस एक्स कर रहा है, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 4, क्योंकि x को मैंने माइनस 4 रखा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 हो गया। कोई टफ है नहीं, है बहुत इजी सा फंक्शन है। ठीक, तो अगर हाँ इसमें एक चीज और बताते हैं, अगर सपोज दैट मैं f0 की वैल्यू निकालूं तो f0 की वैल्यू क्या होगी, 0, देखो x अगर 0 के इक्वल है, क्योंकि x जो है 0 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू प्लस करके निकलेगी, मॉड ऑफ 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 ही हो गया, क्योंकि 0 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या होता है, प्लस ही लेंगे हम यहाँ पर। तो मॉड फंक्शन में 0 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 ही हो गई। क्लियर, चलिए अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ क्या आता है इसका ध्यान देंगे एक बार। हाँ, ये x हो गया, ये fx हो गया, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 +1 +2, थोड़ा सा इधर लगा देते हैं, ठीक है, +3 +4 +5 -1 -2। ठीक, अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, f0 की वैल्यू क्या होगी बताइए, अरे f0 की वैल्यू 0, f1 की वैल्यू क्या निकलेगी बताइए फंक्शन में, अरे मॉड ऑफ 1, अरे 1 ही आएगा। f2 की वैल्यू क्या होगी, अरे 2 का मॉड क्या होगा, +2। अब बताइए f-1 की वैल्यू क्या होगी, अरे -1 का मॉड, तो -1 का मॉड क्या हो गया, 1। f2 की वैल्यू क्या होगी, f-2 की वैल्यू क्या होगी, f(-2) की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, होगी। अब इसको ग्राफ में इंडिकेट करेंगे, तो बहुत है इंडिकेट करने के लिए, ये 0, अरे x 0 है तो fx भी 0 है, देखिए x 0 तो fx भी 0, x की वैल्यू 1 रखी तो fx की वैल्यू क्या आ गई, 1, 1 पे 1, x की वैल्यू 2 रखी तो fx की वैल्यू क्या आ गई, 2, 2 पे 2। ठीक, ऐसे 3 पे क्या आएगी, गेस कीजिए, 3 आएगी, 4 पे 4। ठीक है, अब आ जाइए f-1 की वैल्यू क्या होगी, -1,
एफ माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस टू, कितना आया, सॉरी 2, एफ माइनस टू की वैल्यू 2, अरे एफ माइनस टू है तो 2 आ गया। एफ माइनस थ्री की वैल्यू गैस कीजिए क्या होगी, अरे माइनस थ्री का मॉड 3 हो जाएगा प्लस 3, तो माइनस 3 का मॉड 3 हो गया। अब यदि मैं इनको ग्राफ में मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी, ये आगे को भी आएगा और ये भी आगे को जाएगा। तो इसका मतलब जो भी मॉड फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो मेरे पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। कभी भी मॉड फंक्शन का जो ग्राफ है वो तीसरे और चौथे चतुर्थांश में कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी क्या, अरे बताइए, एफ एक्स जो निकला हुआ है अर्थात ये जो वैल्यू आएंगी ये कभी नेगेटिव आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ को इंडिकेट होगी, एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू एक्स एक्सेस से ऊपर आएंगी, है नहीं, और एफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू एक्स एक्सेस से नीचे आएंगी। तो एफ एक्स की वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव जा ही नहीं रही है, तो इसका मतलब एक्स एक्सेस से नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सेस लाइन से हमेशा कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर को बनेगा। क्लियर, ठीक। अब थोड़ा सा आते हैं मापांक फलन का प्रांत। मापांक फलन का प्रांत, ठीक है। तो मापांक फलन का जो प्रांत होगा हमेशा, x कोई भी रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का आप मॉड निकाल सकते हो, क्योंकि रियल नंबर हमारे तीन ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या जीरो होगा। तो इसका मतलब आप हर पॉजिटिव का मॉड निकाल सकते हैं, हर पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर का मॉड भी क्या होगा, नेगेटिव का मॉड क्या होगा, अरे x अगर लेस देन जीरो है तो उसका मॉड माइनस एक्स से निकलेगा, माइनस एक्स से निकलेगा ना। बट x क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव का भी मॉड क्या निकलेगा, प्लस ही निकलेगा, और जीरो का मॉड क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। तो इसका मतलब मापांक फलन का प्रांत हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। कैसी संख्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, अर्थात एक रियल नंबर, ठीक। ऐसे अगर हम पूछें मापांक फलन का परिसर क्या होगा, का परिसर हमेशा आएगा आर पॉजिटिव आएगा, आर पॉजिटिव समझिए, आर के ऊपर पॉजिटिव लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी। क्यों आएगी, क्यों आएगी बताइए, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो जीरो या जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी ना। या मैं इसको लिख सकता हूं कि मापांक फलन का परिसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि क्यों, अरे मापांक फलन का जो परिसर, परिसर का मतलब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, अरे एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू किससे निकलेगी, मॉड ऑफ एक्स से निकलेगी। तो मॉड ऑफ एक्स कभी नेगेटिव मान देगा, नहीं देगा, हमेशा या तो जीरो देगा, क्योंकि जीरो का मॉड जीरो, और जीरो से बड़े नंबर, जीरो से बड़े नंबर सब क्या हुए, पॉजिटिव हुए, नहीं हुए। इसलिए परिसर क्या बनेगा, परिसर जीरो से बड़ा बना तो इसको अंतराल फॉर्म में लिखेंगे, तो जीरो हो सकता है, जीरो से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, अर्थात जीरो भी उसमें सम्मिलित है, जीरो से आगे के सारे नंबर जीरो भी होगा, और जीरो से प्लस इनफाइनाइट की ओर को सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो इसका मतलब मापांक फलन का प्रांत कोई भी रियल नंबर होगा और उसका परिसर हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्लियर, तो कितने हो गए फंक्शन, 5 फंक्शन। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस लाइन से ऊपर की ओर को होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं फलन नंबर 6। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फलन है। 6 फलन है चिन्ह फलन, चिन्ह फलन, ठीक है। अब ये चिन्ह फलन होता क्या है, ठीक, इसको हम कहते हैं पहले सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब चिन्ह फलन हुआ क्या, ये भी एक बड़ा विचित्र टाइप का फलन है, ठीक। एफ मैपिंग आर टू आर में एफ एक्स बराबर ये +1 0 -1, ठीक है। यदि x इज ग्रेटर देन 0 है, यदि x इक्वल 0 है, यदि x इज लेस देन क्या है, 0 है, क्या होगा, एक चिन्ह फलन हुआ है,
एक चिन्ह फलन है जहां x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r है। अर्थात आप x का कोई भी रियल मान रखेंगे, है नहीं, अगर x 0 से बड़ा है तो उसका मान क्या होगा, +1। 0 से के बराबर है तो उसका मान क्या होगा, 0। 0 से छोटा है तो उसका मान -1 है। ठीक है, अब इसको उसके द्वारा समझते हैं एक बार वैल्यू निकालते हुए। ठीक है, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। अगर मैं कहूँ f0 की वैल्यू तो क्या निकलेगी, देखिए x का मान 0 रखा ना मैंने, कोई भी रियल नंबर रख रहा हूँ तो x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो उसकी फंक्शन में वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी सोचिए। अगर x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। देखिए ऊपर fx की वैल्यू 0 हो रही है, कब, जब x का मान 0 के बराबर है, तो f0 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब मैं अगला आता हूँ, f1 की वैल्यू क्या होगी। 1 जो हुआ 0 से बड़ा है तो उसका चिन्ह फलन में मान क्या हो गया, 1। ठीक हो गया। अब बताइए f2 की वैल्यू क्या होगी, 2 जो है 0 से बड़ा है तो उसका मान भी 1। ठीक हो गया। f3 की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ा है तो 1 ही होगी। अब आ जाइए f-1 की वैल्यू क्या होगी, f-1, x अगर 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या जा रही है, -1। f-2 की वैल्यू क्या होगी, x -2 जो है 0 से छोटा है। अब x यदि माइनस किससे 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, -1। f-3 की वैल्यू भी क्या होगी, -1 ही तो होगी, क्योंकि x 0 -3 जो है 0 से छोटा है। अब 0 से अगर छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है, -1। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन क्या होंगे, चिन्ह फलन होंगे जहां पर 3 फिक्स वैल्यू होंगी। अगर 0 से बड़ा है अर्थात कोई भी 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू +1, 0 के इक्वल होगी तो 0, 0 से अगर छोटी होगी तो -1। ठीक, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। ये x हो गया, ये fx हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर +1 +2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं तो f अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही, अरे f0 की वैल्यू 0 तो x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0, यहाँ पर चले गया वैल्यू। f1 है, अब 1 भी नहीं लेते हैं, 1 के अलावा भी एक चीज लेते हैं हम, f0.1 की वैल्यू कितनी होगी, अरे 1 ही तो होगी। क्यों, क्योंकि x जो है 0 से बड़ा है तो 0.1 0 से बड़ा है तो उसकी फंक्शन में वैल्यू क्या होगी, 1 ही तो होगी। तो 0.1 की कितनी होगी, 0.1 यहाँ पर आएगा ना, 0.1 की 1 हो गई। 1 की क्या हो गई, f1 की वैल्यू 1 हो गई। f2 की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई। f3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसका ग्राफ हमको बस ये 0 वाला पार्ट सम्मिलित नहीं है तो इसको हम खोल देंगे, ओपन इंटरवल होता है ना, आप पढ़ा था आपने वो इंटरवल फॉर्म को संख्या रेखा पर निरूपण, अर्थात ये पॉइंट वहां पर सम्मिलित नहीं है, अर्थात इससे आगे के सारे मान इसके अंदर सम्मिलित हैं। क्लियर। अब आ जाओ f-0.1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि -0.1 0 से छोटा है तो उसकी फंक्शन में वैल्यू क्या हुई, -1। f-0.1 की ये पॉइंट सम्मिलित नहीं होगा, हाँ, ये -1। f-1 की -1, f-2 की -1, f-3 की -1, तो इसका ग्राफ इधर से इधर को जाएगा। क्लियर है। अगर 0 है तो उसका मान 0 होगा और 0 से बड़े अगर कोई भी नंबर है तो उसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए ये कितना है, x इक्वल क्या है, 1 है, ये x इक्वल क्या है, -1 है कि नहीं। क्लियर है, तो x इक्वल 1 x एक्सेस के समांतर है, x इक्वल -1 भी x एक्सेस के क्या है, समांतर है। हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक चिन्ह फलन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई टफ है नहीं है। अब यहां पर भी हम थोड़ा सा चीजें फिक्स करते हैं। चिन्ह फलन का प्रांत क्या होगा, चिन्ह फलन का प्रांत
बराबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि आप x का मान कोई भी रियल नंबर रखें, है नहीं, क्योंकि रियल नंबर तीन ही टाइप के होते हैं, या तो जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर सब जीरो से बड़े होंगे, या नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर सब जीरो से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इसका मतलब प्रत्येक रियल नंबर पर जीरो से बड़ा पॉजिटिव, जीरो से छोटा नेगेटिव, जीरो के इक्वल जीरो, अर्थात पॉजिटिव की वैल्यू भी निकल रही है, नेगेटिव की भी निकल रही है, जीरो की भी निकल रही है, एक रियल वैल्यू निकल रही है ना। तो इसलिए चिन्ह फलन का प्रांत x का एक ऐसा मान होगा जिस पर फलन हमेशा क्या हो, वास्तविक हो। तो इसका मतलब चिन्ह फलन का जो प्रांत है वो x की कौन सी वैल्यू हो सकती है जिस पर फलन वास्तविक हो, एक रियल नंबर, हर रियल नंबर का आप मान निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। और चिन्ह फलन का परिसर क्या होगा, चिन्ह फलन का परिसर, परिसर का मतलब हुआ, आपने पढ़ा था y इक्वल एफ एक्स पढ़ा था ना, अर्थात एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वही फलन का क्या होता है, परिसर होता है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर, या तो -1 है, या +1 है, या 0 है। तो इसका मतलब यही इसका क्या हो गया, परिसर हो गया, -1, 0 या +1, ये चिन्ह फलन का क्या हो गया, हमारा परिसर हो गया, ठीक। तो इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक। तो हमारे कितने टाइप के फंक्शन हो गए, 6 टाइप के फंक्शन हो गए, ठीक। अब एक लास्ट फंक्शन बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए। वो है 7वां फलन है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। अब महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, तो थोड़ा सा इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, एफ मैपिंग आर टू आर में एफ एक्स इक्वल, ये दिख रहा है, एक ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पर, ये ब्रैकेट लगाया ना, बड़ा कोष्टक टाइप का। तो ये जो फलन है एक महत्तम पूर्णांक फलन है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, जहां महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x, अगर कहीं पर ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया, तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x का मान सदैव सदैव दिए गए मान से छोटा, दिए गए मान से छोटा एक पूर्णांक होगा, छोटा एक पूर्णांक होगा, या दिए गए पूर्णांक मान के बराबर, दिए गए पूर्णांक मान के बराबर एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन कहता क्या है कि महत्तम एफ मैपिंग आर टू आर में एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। जहां पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो वैल्यू कैसे निकालता है, या तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, दिए गए मान से छोटा एक पूर्णांक होगा, या दिए गए पूर्णांक मान के बराबर एक पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे वैल्यू निकलती है, अगर मैं कहूँ f0 की वैल्यू निकालनी है तो महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 0, तो महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 0 का मान क्या हो गया, बताइए, अरे 0 ही हो गया, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है तो उसी पूर्णांक के बराबर एक पूर्णांक होगा। अब मैं कहूँ f 0.1
इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या हुआ, 0.1 से छोटा पूर्णांक। तो 0.1 से छोटा पूर्णांक कौन सा है, ठीक छोटा 0 है। f 0.9 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9। अब 0.9 से छोटा पूर्णांक होगा, क्योंकि दिए गए मान से छोटा, दिए गए मान से बड़ा पूर्णांक नहीं होगा। तो 0.9 से छोटा पूर्णांक क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक, अगर मैं निकालूं f1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 1 इक्वल 1। ठीक, अगर मैं आऊं f1.1 इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 इक्वल क्या हो गया, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1.1 से छोटा पूर्णांक। तो 1.1 से छोटा पूर्णांक क्या हुआ, 1। अब मैं निकालूंगा f1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू निकालूंगा। तो 1.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगी, 1.9 से छोटा पूर्णांक। तो 1.9 से छोटा पूर्णांक क्या हुआ, 1 हो गया, क्योंकि 1.9 से बड़ा नहीं होगा, दिए गए मान से छोटा पूर्णांक होगा या दिए गए पूर्णांक के बराबर होगा। अगर मैं निकालूं f2 का निकालूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 इक्वल क्या हो गया, 2 ही होगा, क्योंकि या तो उस पूर्णांक के बराबर होगा या दिए गए मान से छोटा पूर्णांक होगा। ठीक, अगर मैं निकालूं f माइनस 0.1 की वैल्यू निकालूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1। अब 0.1 से छोटा पूर्णांक, अब नेगेटिव नंबर जितने बड़े होते हैं उतने छोटे होते हैं, तो उल्टा चलता है ना वहाँ। तो 0.1 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, -1। अगर मैं निकालूं f -1 का निकालूंगा तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 इक्वल -1, उसी पूर्णांक के बराबर हो गया। अगर मैं निकालूंगा f 1.6 का निकालता हूँ, माइनस, f माइनस 1.6 का निकाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.6 इक्वल -1.6 से छोटा पूर्णांक। तो -1.6 से छोटा पूर्णांक क्या हुआ, -2, क्योंकि -1.6 से छोटा पूर्णांक -1 नहीं हुआ, क्योंकि -1 जो है वो -1.6 से क्या है, बड़ा है। तो -1.6 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, -2। तो इसलिए -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो इनको ध्यान से इन फलनों, हाँ थोड़ा सा एक चीज और ध्यान से इनको देखना है, आपने नोट भी करना है, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं कहूँ महत्तम पूर्णांक फलन, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का प्रांत क्या होगा, x का मान। अब x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब प्रांत हमेशा क्या होगा, इसका एक रियल नंबर होगा। महत्तम पूर्णांक फलन का परिसर क्या होगा, फलन, हाँ, फलन का परिसर, महत्तम पूर्णांक फलन का परिसर क्या निकलेगा, का परिसर fx की वैल्यू होगी ना। तो fx की वैल्यू कौन दे रहा है, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x हमेशा कैसा मान आएगा, एक पूर्णांक आएगा। देखिए, दिए गए मान से छोटा एक पूर्णांक होगा या दिए गए पूर्णांक मान के बराबर एक पूर्णांक होगा। तो इसका अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, और यही मान किसका है, fx है। तो इसका मतलब fx की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, परिसर। तो fx की वैल्यू क्या आ रही है, एक पूर्णांक। तो इसका मतलब महत्तम पूर्णांक फलन का परिसर हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक मान होगा, अर्थात एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक, तो आप ये जो 7 प्रकार के हमारे फलन हैं इनको एक बार अच्छे से देखेंगे और इनको 1 बाय 1 आपने क्या करना है, नोट भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है।